अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर रियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, मगर अफगान तालिबान के वफ्द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली के बायस ये अमल ताहाल तातुल का शिकार है। तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात और काबुल कंधार की आपसी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि काबुल रजीम ने आज मुज़ाकरात में अमेरिका को ज़ामन बनाने का मुतालबा कर दिया है, जिसकी बुनियादी वजह अमेरिका की जानिब से काबुल को दिए जाने वाली इमदाद की बंदिश है। दूसरी जानिब कंधारी ग्रुप और दीगर की राय काबुल से मुख्तलिफ सामने आ रही है। इसी दौरान साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का एक पुराना इंटरव्यू दोबारा मंजरे आम पर आया है, जिसमें उन्होंने तालिबान और कलदम टीटीपी के गठजोड़ का दावा किया। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अहमद मसूद ने कहा था कि तालिबान के इक़्तिदार में दहशतगर्द गिरोहों को खुली आज़ादी मिल गई है। अफगानिस्तान को लेकर इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह हो चुकी है कि बगैर किसी अबहाम के अब तालिबान से एक हरीफ के तौर पर ही निपटा जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश से मुतालिक भी गुज़श्ता दिनों वाज़ेह पैगाम दिया कि तजारत कभी भी किसी एक पाकिस्तान की जान के बदले भी नहीं की जा सकती। तालिबान रजीम इस वक्त हिंदुत्व के मुतशद्दिद नजरियात वाली मूदी रजीम के दिए टुकड़ों की वजह से पूरे खित्ते का अमन खराब करने पर तुली हुई है। वहीं भारत की जानिब से भी पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर उनकी तीनों अफवाज की मुश्तरका मशकें शुरू हो चुकी हैं, जबकि कुछ अर्सा कबल ही भारतीय वजीर राजनाथ सिंह और उनके फौजी अफसरान ने पाकिस्तान को इसी बॉर्डर एरिया के हवाले से धमकी देते हुए कहा था कि हम यहाँ से पाकिस्तान को सरप्राइज देंगे। लिहाजा इन मशकों की आड़ में भारत की जानिब से जाहिरियत किए जाने के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी सतह पर एक और अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें इस्राएली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि गजा में क़याम अमन के लिए मुजव्वज़ा बैनुल अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान के फौजी दस्ते भी शामिल हो सकते हैं। वाईनेट न्यूज़ के मुताबिक इस फोर्स में इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के फौजी भी मुमकिना तौर पर शरीक होंगे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि इसराइल गजा में तुर्क फौज की मौजूदगी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तुर्किया ने इसराइल के साथ दुश्मनी का रवैया अख्तियार किया है। दूसरी जानिब तुर्किया ने अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए बरतानिया से 20 यूरो फाइटर की खरीदारी का 11 अरब डॉलर का मुआहिदा किया है। इसी दफाई दौड़ में फ्रांस की जानिब से कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को राफेल तैयारों की फरोख्त ने भारत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन ममालिक ने पाकिस्तानी और तुर्क पायलट्स को इन तैयारों पर तरबियत की इजाज़त दी है, जिससे भारत को टेक्नोलॉजी के अफशा होने का खदशा है। इलाकाई सतह पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में भी एक मुस्बत मोड़ आया है, जहां 20 साल बाद ढाका में पाक बांग्लादेश ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास हुआ। आलमी और इलाकाई सरगर्मियों के इस तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी नहायत अहम रही। क्या अफगान तालिबान की दाखिली तकसीम और काबुल से मिलने वाली हिदायत के असर ने खित्ते के अमल को मुस्तकिल गैर मुस्तहकम बना दिया है? गजा में मुमकिना बैनुल अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत क्या उसे एक नया आलमी किरदार देने जा रही है या किसी नए सफारती दबाव में धकेल सकती है? तुर्की, फ्रांस और भारत की दिफाई सरगर्मियों के तनाजुर में क्या जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता एक नए अस्करी माहौल को जन्म दे रहे हैं? इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हसन अरबी। अहमद, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अहमद, इस्तांबुल मुज़ाकरात में तालिबान वफ्द के बार बार मौक़िफ़ बदलने की बुनियादी वजह क्या है? दाखिली तकसीम, काबुल का कंट्रोल या बैरूनी दबाव? खास तौर पर इस वक्त तो तालिबान रजीम भारत की गोद में बैठी है। क्या मुज़ाकरात के बेनतीजा होने के बराह रास्त वजह भारत को करार दिया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इस वक्त एट प्ले हैं। ये जो इस्तांबुल टॉक्स हैं उसमें जो अभी कंक्लूसिव कोई रिजल्ट्स नहीं आ सके, उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। सबसे पहले आपने देखा कि अफगान तालिबान को ही अगर आप देखें कि इनकी गवर्नमेंट टेबल के ऊपर क्यों आई और उन्होंने जब दोहा के अंदर टॉक्स हो रहे थे तो क्यों अग्री किया कि इनके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, और इन्होंने वहां पे एश्योरेंसेस भी एक तरह से दी कि हम उस दहशतगर्दी को रोकेंगे। और फिर इस्तांबुल में आके इनका बिल्कुल मौकफ जो है वो दोबारा से वही जो हट धर्मी के ऊपर मबनी था वो दोबारा उस स्टेज के ऊपर वापस चला गया। दो रीजंस हैं उसके। पहला रीजन ये है कि अफगान माइंडसेट को अगर आप समझें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जुबान समझते हैं और वो ताकत की जुबान है। और आज मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसमें जो
द रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड है, द रीशेपिंग ऑफ पूरी दुनिया के बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो आपकी परसेप्शन है वो रियलिटी से भी बड़ी होती है। और पाकिस्तान ने उस वक्त जिस तरीके से अफगान तालिबान को हमने इनको मारा था काबुल में के अंदर और बाकी पूरी जगह पे जो टीटीपी के हाइडआउट्स को हमने हिट किया था, उससे जाहिर है वो प्रेशराइज थे। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब इन्होंने सीज फायर के लिए मिन्नतें की और रीजनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया, तो पाकिस्तान ने सीज, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप टेररिज्म को खत्म करें। उसके अलावा पाकिस्तान का तो कोई क्लेम नहीं है कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना है या क्या करना है। वो ये क्लेम करते हैं अफगान के हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। सो इस्तांबुल के टॉक से पहले एक मेजर डेवलपमेंट हुई है भारत की तरफ से। भारत जो है वो इज इचिंग फॉर एन अटैक। आपने देखा बॉर्डर के करीब वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है कि हम किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च हो जाएगा, कौम तैयार रही सारी चीजों के लिए। और हम भी प्रिडिक्ट कर रहे थे, मतलब जो किताब द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग जो हमने मार्का हक और बुरहानुल मरसूस के ऊपर लिखी थी अगस्त में, उसमें भी हमने जिक्र किया था, मैंने और को ऑथर ने, कि हम वी आर सीइंग अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अनदर वॉर इन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो ये हाईली प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट थी। अब क्योंकि इंडिया भी उस तरफ से अटैक कर रहा है, तो आप देख रही हैं कि अफगान तालिबान जो है उनका जो मिजाज है या उनका जो रवैया है वो यकसर तब्दील होकर रह गया। और ये जो इस्तांबुल में टॉक्स हो रही थी उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की गई कि जैसे जो टीम टॉक्स कर रही थी वो बार बार बाहर जाते थे और बाहर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेते थे, टेलीफोन करते थे, वो काबुल करते थे या दिल्ली करते थे, ये वही बेहतर बता सकते हैं कि। लेकिन ये बात वाजे हो गई थी कि इनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पीछे से आ रही हैं। बिल्कुल सही। और अहमद, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पाकिस्तान के पास अस्करी, सफारती और इक्तिसादी कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं? पाकिस्तान की सरहद पार से दहशतगर्दी बंद करो या नतीजा जंग वाली पॉलिसी बैनुल-अक़वामी कानून और रवायात के तनाजुर में किस हद तक मजबूत है? देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। फ्रॉम डिप्लोमेटिक एंगल टू मिलिट्री एंगल टू इंटेलिजेंस एंगल टू फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा कार्ड्स हैं जितने अफगान तालिबान इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा। अगर ये पाकिस्तान के साथ टॉक्स नहीं करते तो एक तो ऑप्शन हमने डाल दिया कि अगर दहशतगर्दी आती रहेगी तो हम जो टीटीपी के हाइडआउट्स हैं उनको हिट करते रहेंगे अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर इसके ऊपर भी क्लैंप डाउन करे, मजीद सख्ती करे, तो इनकी जो ट्रांजिट ट्रेड को बंद करे, जिसकी आड़ में ये स्मगलिंग करने की भी कोशिश करते हैं, वो भी इनको बहुत बुरी तरह हिट करेगा। पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक लेवरेज और कवर इस्तेमाल करते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी कर सकता है कि वो जो फंड्स और पैसे इनको दे रहे हैं अमेरिकन एड के नाम पे, वो जो ट्रंप की भी पॉलिसी है कि हमने अमेरिकन जो रजीम्स हैं अमेरिका से बाहर, उनको अब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना। और अमेरिका में एक कैंपेन भी चल रही है कि अफगानिस्तान को जो फंड्स और पैसे दिए जा रहे हैं वो रोके जाएं। पाकिस्तान वो भी कर सकता है। पाकिस्तान इसके अलावा जो 3 प्रोविंसेस अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जहां से सारी दहशतगर्दी आ रही है, जिसमें खोस्त है, पख्तिका है, कुनर है, किसी हद तक टू सम एक्सटेंट कंधार को भी शामिल कर रहे हैं पाकिस्तान, वहां पे वो एलिमेंट्स जो कि प्रो पीस और एंटी टेररिज्म है, पाकिस्तान उनको भी सपोर्ट करके लेके आ सकता है। अफगान तालिबान को अब पाकिस्तान की सीरियसनेस को देख के इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी को खत्म करके ही दम लेगा। और दहशतगर्दी अब हमारी रेड लाइन बन चुकी है। इंडिया अगर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक करता है ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर इंडिया पाकिस्तान से मार खाएगा। तो बेहतर है अभी इज्जत के साथ दहशतगर्दी को खत्म कर लो, बाद में भी तो तुमने घुटनों के बल रोल होते हुए पाकिस्तान के पास आना ही है। हाँ जी बिल्कुल। नाजरीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। अहमद, अगर मामलात बरह रास्त जंग की जानिब जाते भी हैं तो आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद जो ग्रुप्स हैं, तालिबान, NRIF या फिर TTP और मकामी जंगजू, यहाँ तक के 2 मुकाबिल ग्रुप जो कंधारी ग्रुप है, हकानी ग्रुप है और काबुल रजीम है, इनके दरमियान इख्तलाफात और इत्तेहाद का मुस्तकबिल किस सिम जा रहा है? जी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अफगानिस्तान के अंदर कुछ बहुत रीसेंट, अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जब ये जंग का माहौल और ये सारी इन्वायरमेंट इमर्ज की है, उसके बाद से एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं अफगानिस्तान के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान हमेशा से, अफगानिस्तान में ये रहा है कि काबुल के ऊपर एक ग्रुप की हुकूमत होती है और उसके बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट्स होते हैं जो काबुल पे हुकूमत करना चाह रहे होते हैं, जो कि उस ग्रुप के खिलाफ होते हैं जो काबुल पे हुकूमत कर रहा होता है। फिर होता ये है कि वो ग्रुप जो है वो काबुल की अंदर जो हुक्मरान होते हैं उनको कत्ल कर देता है और खुद इक्तदार में आ जाता है। पिछले 100 सालों में 2 या 3 हुक्मरान ऐसे गुजरे हैं, और वो भी अशरफ गनी वगैरह,
जो कि अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से, जिनको मारा नहीं गया, कत्ल नहीं हुए, असैसिनेट नहीं हुए, उन्होंने इक्तदार को छोड़ के चले गए और किसी और ने आके उसके ऊपर कब्जा किया। अफगानिस्तान का कल्चर है। लेकिन इस दफा जब पाकिस्तान के साथ इनके जो क्लैश हुआ है अफगान तालिबान का, और फिर उसके बाद क्योंकि अफगान तालिबान भी कमजोर तरीन एक अफगानिस्तान की रजीम है, तो इस सारी सिचुएशन में आप ये ऑब्जर्व करेंगी कि वो सारे ग्रुप्स जो काबुल के ऊपर हुकूमत करना चाहते थे, जिनकी अरसे से ख्वाहिश रही है, चाहे वो गुलबदीन हिकमतयार का ग्रुप हो, चाहे वो एनआरएफ वाले अहमद शाह मसूद के बेटे का ग्रुप हो, या और फैक्शंस हो, या विद इन अफगान तालिबान जो इनकी फैक्शंस हैं, जो आपस में इनकी इनफाइट चल रही है, वो इस दफा अफगानिस्तान की रजीम चेंज की बात नहीं कर रहे, वो अफगानिस्तान की टेरिटोरियल जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। अच्छा। स्पेशली एनआरएफ और बाकी भी ग्रुप्स को, अगर आप गुलबदीन हिकमतयार वगैरह को भी ऑब्जर्व करें, तो वो कह रहे हैं कि इस दफा अफगान तालिबान को टेरिटरी लॉस होगा। अब पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की कोई टेरिटरी क्लेम करता नहीं है, तो फिर टेरिटोरियल लॉस कैसे होगा? उसका मतलब यही है कि ये सारे ग्रुप्स ये चाहते हैं कि पिछली जो सिविल वॉर थी उसके बाद अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि ये चाहते हैं कि ये अपने अपने इलाकों में, अपने अपने प्रोविंसेस में, अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लें और काबुल रजीम को कमजोर कर दिया जाए। सो ये एक नई अरेंजमेंट है विच इज इन द मेकिंग। और अगर ये पाकिस्तान के साथ मिसकैलकुलेट करते हैं और फिर दहशतगर्दी को नहीं रोकते और पाकिस्तान को मजबूर करते हैं कि पाकिस्तान इनके साथ एक भरपूर जंग करे, तो फिर इस दफा आप अफगानिस्तान में रजीम चेंज शायद ना देखें। जब ये जंग में इन्वॉल्व होंगे पाकिस्तान के साथ, तो फिर ये जो छोटी छोटी फैक्शंस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो बहुत सालों से काबुल पे हुकूमत करना चाह रही है लेकिन उनको हुकूमत नहीं मिल रही, वो फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप्स जो कि बहुत पावर वील्ड करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, दे विल कार्व आउट देयर ओन टेरिटरीज इनसाइड अफगानिस्तान व्हिच विल मेनली change the entire outlook of Afghanistan for the times to come. And I think ये इंटरनल थ्रेट ज्यादा है अफगानिस्तान को। जी, बहुत शदीद थ्रेट है अफगानिस्तान को, और ये दे आर ऑल, अफगान तालिबान एक्ट कर रहे हैं कि दे आर वेरी पावरफुल एंड दे हैव थिंग्स इन कंट्रोल। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अभी भी ये जो इस्तांबुल में कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ है जो बहुत बुरी तरह इट इज गोइंग टू ब्लास्ट ऑन देयर फेसेस। राइट। और पाक अफगान जंग की सूरत में भारत का किरदार किस हद तक फैसला कुन या मुतहरिक हो सकता है? क्योंकि इस वक्त भारत हमारे बॉर्डर एरिया पर फौजी मशकें भी कर रहा है और उनके जर्नैल और वजीर गुज़श्ता कई हफ्तों से सख्त बयानात भी दे चुके हैं कि हम सबक सिखाएंगे, सरप्राइज देंगे, सिंदूर ऑपरेशन 2 करेंगे। क्या मुमकिन है कि बाकायदा तालिबान और भारत प्लानिंग से पाकिस्तान पर जारहियत की हिकमत अमली बना रहे हो? इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। पिछले 70 सालों में अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काबुल नहीं है। काबुल एक प्राइमरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, एक सेकेंडरी आर्म है। प्राइमरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का है वो दिल्ली है, और दिल्ली कोऑर्डिनेट कर रहा है काबुल के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेजने के लिए। अभी से नहीं, 1947-48 से ये जो नेक्सस है वो चल रहा है। अभी भी जो आपने देखा है कि इस्तांबुल के अंदर जो तालिबान के रवैये चेंज हुए हैं पाकिस्तान को लेके, पहले मिन्नतों पे थे, घुटनों के बल आए हुए थे दोहा में, और अब इनका जो रवैया चेंज हुआ है वो यही है क्योंकि इनको इंडिया की तरफ से एक अश्योरेंस मिली है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने लगे, तो आप भी अपने बॉर्डर्स जो है और आप भी पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए तैयार रहें। सो इंडिया और अफगानिस्तान इस वक्त जो काबुल की रजीम है, अफगानिस्तान में नहीं कहूंगा क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे मुसलमान है, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, ये बैंड ऑफ गैंगस्टर्स जो इम्पोज्ड है काबुल के ऊपर, इसकी पूरी की पूरी कोशिश यही है कि ये इंडिया के साथ मिलकर, और इंडियंस की कोशिश ये है कि वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर अफगान तालिबान को अपने साथ मिला के और टीटीपी को अपने साथ मिला के, टीटीपी तो खैर है ही उनकी प्रॉक्सी, सो इनको इस्तेमाल करके इस दफा दोबारा एक बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया जाए। ठीक। अहमद, अभी कुछ दिन कबल ये खबर भी आई थी कि अमेरिका में इंडियन अमेरिकन एशले टेलिस गिरफ्तार किया क्योंकि उन पर इल्ज़ाम है कि वो खुफिया इंफॉर्मेशन चीन के ऑफिशियल्स को दे रहे थे। एक तरफ भारत चीन के खिलाफ खुद को खित्ते की बड़ी पावर कहलवाता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की खुफिया खबरें चीन को दे रहा है। ये क्या तजाद है? जी देखें, एशले टेलिस जो हैं इस वक्त ये उस फैक्शन, उस ग्रुप का हिस्सा थे। आप देखें कि 1995 ऑनवर्ड्स अमेरिका ने एक थिंक टैंक इमर्ज करता है जिसको रन करते हैं नियो कंजर्वेटिव्स, नियोकॉन्स जिसको कहते हैं, और वो अमेरिका की वो पॉलिसी, यानी जो क्लिंटन का दौर था, क्लिंटन के टेन्योर के मिड में जो हिलरी क्लिंटन थी उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने क्लिंटन को इन्फ्लुएंस किया और अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी वो उसके बाद से नियो कंजर्वेटिव फ्लैंक के अंदर चली गई। उस नियो कंजर्वेटिव फ्लैंक जब 95 ऑनवर्ड्स ये इक्तदार में आए, 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया, फिर उसके बाद बराक ओबामा,
तो उस फैक्शन, उस ग्रुप ने अमेरिका की पॉलिसी को यकसर तब्दील करके रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने वॉर ऑन टेरर के नाम पे जंगें इंपोज की, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें की, अफगानिस्तान पे अटैक किया। और अमेरिका जो कि पहले पिछले 100 साल एक रिस्ट्रिक्टेड पावर के तौर पर पूरी दुनिया में काम करता था, वो एक्सपेंशनिज्म के ऊपर चला गया, वो वॉर्स इंपोज करने के ऊपर चला गया। वरना आप देखें अमेरिका की हिस्ट्री, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाहे सोवियत यूनियन के साथ जंगे हो, अमेरिका बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह के जंगे लड़ता था। वॉर ऑन टेरर में तो अमेरिका खुल के पूरी दुनिया के, ये सारी पॉलिसी जो थी ये नियोकॉन्स चला रहे थे। और इसी पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेटिक हमले, वो जो अमेरिकन माइक मिलर और हॉलब्रोक ने जो टर्म दी, गुड तालिबान बैड तालिबान, पाकिस्तान को ये कहना कि डू मोर, ये 9/11 के बाद ये डिबेट अमेरिका में होना कि पाकिस्तान पे पहले हमला करना चाहिए या अफगानिस्तान पे हमला करना चाहिए, और इंडिया का अमेरिका को अपनी बेसिस देना कि आप पाकिस्तान पे हमला करें। इस सारी पॉलिसी के पीछे अमेरिका चाइना के हालात को और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने के लिए अमेरिका के साथ एक शख्स अगर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल था तो उसका नाम था एशली जे टेलिस। ये उसी नियोकॉन्स ग्रुप का हिस्सा था जिसका जालमी खलीलजाद फाउंडिंग मेंबर है, जिसका रिचर्ड पर्ल फाउंडिंग मेंबर है, जिसका डिक चेनी फाउंडिंग मेंबर है, जिसका पॉल वुल्फोविट्स फाउंडिंग मेंबर है। तो अभी रिसेंटली जो एशले जे टेलिस को गिरफ्तार किया गया है, ये इस वजह से किया गया है क्योंकि ही वाज द वॉइस ऑफ इंडिया, जिसने अमेरिकन पब्लिक को पिछले 25 साल इस धोखे में रखा कि इंडिया चाइना को कंटेन करेगा। हकीकत उनके सामने अब खुल के आ गई। इसने ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, जो साउथ एशिया स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से लेकर, उसको सारी अमेरिका की पॉलिसी को इसने एक डूबियस रखा, एक हिपोक्रेटिकल रखा और सच अमेरिकन को नहीं बताया। अब डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद जिधर जिधर नियोकॉन्स हैं, अमेरिकन सर्कल्स में ये कहा जाता है कि उनको खदेड़ा जा रहा है। जिसने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अपने मुफाद के लिए नुकसान पहुंचाया, उसको खदेड़ा जा रहा है। और उसी चक्कर में आप ये देख रहे हैं कि एशले जे टेलिस जो है, इसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स और केसेस वगैरह शुरू हो चुके हैं। राइट तो अहमद, इस वक्त भारत में भी तो एक और शोर उठा है कि पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल साहिर शमशाद को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने जो नक्शा और किताब तोहफे में पेश की गई है वो ग्रेटर बांग्लादेश का है और उसमें भारत के भी कुछ इलाके बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए हैं। आप चूंकि भारत के अंदरूनी इलाकों और बॉर्डर्स मामलात पर महारत रखते हैं, तो बताएं कौन से भारतीय इलाके शामिल हो सकते हैं उसमें और क्या तारीख है उनकी? देखिए, इंडिया इज सराउंडेड विद इनसिक्योरिटीज। इंडिया में सिर्फ बांग्लादेश की आप बात ना करें, बांग्लादेश के अलावा म्यांमार का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, भूटान का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, नेपाल का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, चाइना इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम करता है। और बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो रिलेशन है, जो बॉर्डर का जो जियोग्राफिकल रिलेशन है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का बॉर्डर बंगाली शेयर करते हैं इंडिया के साथ जिस तरह का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। हमारा तो बॉर्डर भी छोटा है, ये 24,000-25,000 किलोमीटर या 26,000 किलोमीटर का पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है। जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में बॉर्डर है, जो पोरस बॉर्डर है, दैट इज मोर देन 3,000 किलोमीटर्स। और फिर इनका एथनिक टाइज, यानी जितने भी बंगाल्स बांग्लादेश में रहते हैं उसी तरह के बंगाल इधर वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और इंडिया 90s में 80s में हमेशा से इनका रोना ही ये रहा है कि जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर से बांग्लादेश से इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो आ रही है। और बिल्कुल बांग्लादेश की ज्योग्राफी को अगर आप देखें, इसको अगर बांग्लादेश के ऊपर एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसको वो इंडिया की चिकन नेक है। वो तकरीबन 12 से 18 किलोमीटर का एक छोटा सा पैसेज है जिसको अगर काट दिया जाए तो 7 सिस्टर स्टेट्स पूरी की पूरी अलग हो जाती हैं भारत से। तो सारी सिचुएशन में बांग्लादेश यस क्लेम करता है कि पार्टीशन के वक्त बहुत सारी इलाके ऐसे थे जो कि बांग्लादेश को मिलने चाहिए थी या पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे। उस वक्त वो इलाके नहीं दिए गए। उन इलाकों में सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, एथनिसिटी शेयर करते हैं। तो वो जो सारा क्लेम है वो अब दोबारा से रीलिव और रिकिंडल कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडियंस ने ये कहा कि हम बांग्लादेश को तबाह कर देंगे और हम जो यहाँ पे जो नई हुकूमत आई है उसका हम जीना मुश्किल कर देंगे और उसको हम सराउंड करके कंटेन करके खत्म कर देंगे, तो अब बंगालियों ने भी कहा कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ ये जुबान बोलोगे तो अब हम तुम्हारे साथ भी वही जुबान बोलेंगे जिसको तुम समझते हो, जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम खौफजदा हो। सो इंडिया के लिए सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पूरे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं हर जगह से अब प्रेशर जो है वो इंक्रीज बिल्ड हो रहा है। और क्या हम देख सकते हैं कि अगर भारत और अफगानिस्तान की कोई जंग इस तरह की शुरू करते हैं
तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर ऑन ग्राउंड कोई इस तरह का कोई जो वेंचर कर ले, ऑन ग्राउंड मौजूद हो एक दूसरे की सपोर्ट के लिए? देखिए, भारत ने जितना इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी, अब बांग्लादेश की अगर आप बात करें ईस्ट पाकिस्तान की, तो ये मुक्ति बानी के खिलाफ ये हुकूमत थी ना, जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हुकूमत है, वो जो मुक्ति बानी के बच्चों के बच्चे और इनकी जो औलादों को कोटाज मिलते थे, बेसिक वजह तो उसके खिलाफ ये सारा प्रोटेस्ट हुआ था कि जब ये इक्तदार में है। वो मुक्ति बानी किसने बनाई थी? वो 10 लाख के करीब दहशतगर्दों को भारत ने तैयार किया था। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि रॉ के जो एजेंट्स हैं वो मुक्ति सो कॉल्ड योद्धास के साथ लड़ रहे थे। सो इंडिया ने इस खित्ते के अंदर जहां जहां पे भी दहशतगर्दी के बीज बोए हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि आप श्रीलंका के अंदर भी जो उनका मीडिया ऑब्जर्व करें तो वो भी भारत के खिलाफ इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है। चाइनीज, आप देख रही हैं तिब्बत के अंदर जिस तरह से चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दुनिया के ऊंचे तरीन प्लेटों के ऊपर रेलवे ट्रैक्स बिछाना मिलिट्री पर्पसेस के लिए, तिब्बत के अंदर मौजूद हर एयरपोर्ट को मिलिट्री एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देना फॉर द पास्ट 3 years। आप ये देख रही हैं कि पूरे का पूरा खित्ता अब इंडिया को, इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ, अब इंडिया के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुका है। और अगर ये दोबारा कोई जंग की सूरत में जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर या इस तरह की कोई हरकत करते हैं, जितना ज्यादा ये जंग को एक्सपैंड और एक्सटेंड और लंबा करते जाएंगे, प्रोट्रैक्टेड करते जाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि पीछे से चिकन नेक वाली साइड पे भारत के बहुत जगहों से चोट लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अलरबी, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। आमिर साहब, इस्तांबुल मुज़ाकरात में तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात और काबुल कंधार कशमकश को अब किस अंदाज में मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए खतरा समझेंगे? और अगर अफगानिस्तान की दाखिली कशमकश सरहद पार तशद्दुद में तब्दील हो तो पाक फौज की हिकमत अमली का बुनियादी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी, अभी जो कुछ इस्तांबुल में भी हो रहा है, आपको इस चीज का अंदाजा है कि एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन है पिछले 3 दिनों से। और जो बेसिक इशू है वो यही है कि अफगानिस्तान ये किसी किस्म की गारंटी नहीं दे रहे कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है पूरी तरह से रोक सकेंगे। इन तंजीमों को जो कि टेररिज्म कर रही हैं, जो तरह तरह के हादसात हमारे सरहद पे हो रहे हैं वेस्टर्न साइड पे, वो तमाम उनको अभी तक वो गारंटी देने को तैयार नहीं। और उसकी कुछ वजूहत हैं। देखें, टीटीपी और टीटीए जो है, हम जो इन्हें एक अलग एंटिटी समझते रहे हैं, ये बेसिकली एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं और दोनों का एक हद तक आपस में आप कह लें कि एक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेशन भी है। और काफी सारे जो स्ट्रेंथ है वो अफगान गवर्नमेंट जो है, जिसे टीटीए कहते हैं, वो टीटीपी से डिराइव करती है। वो उनका एक फाइटिंग आर्म बन चुका हुआ है और वही दहशतगर्दी कर रहा है हमारे सरहदों पे। और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले दिनों में भी किसी हद तक उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। उसके अलावा जिस तरह की डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान में, तो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप उधर जिन्होंने ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया हुआ है अफगानिस्तान को ओवर ए पीरियड ऑफ 4 दहाइयों से, वो उसका काफी हद तक जो है ना, आप कह लें कि डिसफंक्शनल गवर्नमेंट का होने की वजह से कंट्रोल नहीं है उन ग्रुप्स के ऊपर। और वो बेदरेक अपने उन अफगानिस्तान की जो सरहद है, अफगानिस्तान की जो इलाका है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिज्म के लिए। दूसरा जो एलिमेंट है जो कि हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है, वो ये भी है कि अमेरिका तकरीबन 7 बिलियन के हथियार जो है वो छोड़ के गया हुआ है अफगानिस्तान। बिल्कुल। और वो छोटे हथियारों से लेके बड़े हथियार तक उधर मौजूद है। और काफी हद तक हमने जाफर एक्सप्रेस में भी देखा, और उसके बाद भी जितने टेररिस्ट अटैक उन्होंने किए, जो वो इस्तेमाल करते रहे मोटर्स और हैवी गन्स और हैवी मशीन गन्स और हैवी एम्युनिशन, वो सब तमाम जो था अमरीकी साख्त का था। और उसकी वजह यह है कि वो वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उधर अनअकाउंटेड फॉर मौजूद है। और आखिरी चीज जो है वो ये कि जो इंडिया और अफगानिस्तान का इश्तराक है, जो फंडिंग इंडिया की तरफ से उधर हो रही है, और जो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो हमें हमारी इस सरहद को एक्टिव रखे, हमें ब्लीड करे,
और हमें 1000 कट्स लगाए किसी तरह से इरेगुलर तरीके से, क्योंकि वो एक आम जंग यानी एक कन्वेंशनल जंग में तो कभी भी नहीं जीत सकता। तो ये स्ट्रेटेजी उसने फॉलो की हुई है और बहुत एग्रेसिवली फॉलो की हुई है ऑपरेशन संदूर के बाद से, और इसी को वो शायद ऑपरेशन संदूर 2 भी कहते हैं। तो ये तमाम अनासर होने की वजह से और एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चुका है, उसको खत्म करना आसान नहीं होगा। उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस चाहिए होंगे, बहुत सारे ऐसे अवामिल चाहिए होंगे कि जिससे कम से कम हमारे एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे एक कॉन्फिडेंस हो, और किसी किस्म के शॉक्स की वजह से, कोई छोटे मोटे इंसिडेंट्स की वजह से वो कॉन्फिडेंस खत्म ना हो, जिसके होने के बहुत सारे चांसेस हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि इंडिया की पूरी कोशिश है कि इलेक्शंस जो होने वाले हैं बिहार में, उससे पहले किसी ना किसी तरह का कोई इंसिडेंट स्टेज मैनेज्ड हो और वो दोबारा से कोई इस तरह की हरकत करे जिससे वो एग्रेशन करे पाकिस्तान की सरहदों में, और फिर इधर के अवामिल को भी इस्तेमाल करे जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, BLA की सूरत में या TTP की सूरत में पाकिस्तान को जख्म देने का और पाकिस्तान की फोर्सेस को एम्ब्रॉयल रखने का। तो ये तमाम अनासर मैं समझता हूँ अभी मौजूद हैं। प्रैक्टिकली कोई इसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से कोई मैयस नजर नहीं आए, और यही वजह है कि दोहा जो इस वक्त इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे, उस स्टेलमेट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जो दोनों फ्रंट जो है वो एक्टिव करना चाह रहा है इंडिया, और हमें बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा अपने एसेट्स के लिहाज से, अपने हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस के लिहाज से आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडिया जरूर किसी ना किस्म की कोशिश जरूर करेगा। अगर आप कहें तो मैं समझता हूं कि 80% के करीब चांस जरूर है कि इंडिया कोई ऑपरेशन 2.0 सिंदूर लॉन्च करने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। तो सर अगर अमेरिका हफ्ते में या अगले महीने, तो वो अफगानिस्तान के हवाले से जो अहम बड़े शहर या मराकज़ है उनमें जलालाबाद, मज़ार शरीफ, काबुल, कंधार वगैरह शामिल है, आप क्या समझते हैं कि इन तमाम जगहों पर अगर पाकिस्तान टारगेटेड स्ट्राइक्स की जानिब जाए तो मुकम्मल रेंज और कैपेबिलिटी पाक फ़ज़ाइया के पास है, और कौन से ऐसे मिसाइल या जेट्स हैं जो इसके लिए बेहतरीन है? जी देखिए, कैपेबिलिटी तो बिल्कुल है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है, जिस तरह अभी भी हमने एक्शन किया और एक मैसेज दिया कि जी इनफ इज इनफ, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को संभालें, इस तरह से जो है बार बार हमले करना और एक हमारी मासूम जानों को टारगेट करना और रोजाना जो है हमारे फौजियों को और हमारे सिविलियंस को मारना जो है ठीक नहीं है। तो एक मैसेज तो दिया और वो उससे नजर भी आ गया उन्हें कि हमारी कितनी रेंज है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या प्रिसिजन है, वो हम उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दोनों जानिब से अगर इंडिया ये एडवेंचर करता है और कोशिश करता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, तो पाकिस्तान के एफर्ट्स डाइल्यूट जरूर होंगे। पाकिस्तान फिजाइया के पास बर्तरी हासिल है काफी हद तक प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से, लेकिन हमारे पास कोई, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत तादाद में इस तरह के हथियार मौजूद हैं या इस तरह की कैपेबिलिटी और हमारी कैपेसिटी है कि हम दोनों साइड्स पे जो है वो एक साइमल्टेनियसली जंग लड़ सकें और दोनों को जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ हम नुकसान पहुंचा सकें। देखिए, ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन मैं समझता हूँ हो सकती है। पाकिस्तान एक फ्रंट पे तो बहुत मुनासिब तरीके से लड़ भी सकता है और पाकिस्तान ने लड़के भी दिखाया, लेकिन इंडिया अब वो कोशिश करेगा कि जो वो अपने आप को कहता था कि पाकिस्तान और चाइना 2 फ्रंट वॉर कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, और उसने देखा कि उसको जो नुकसान पहुंचा वो पाकिस्तान ने पहुंचाया। देखिए, चाइना के साथ हमारी रही है कोऑपरेशन काफी हद तक डिफेंस के लिहाज से, लेकिन जो एक्शन हुआ ऑब्वियसली वो तो 7 मई की सुबह को वो पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ने ही उनको जवाब दिया था, और पाकिस्तान ही की फजाइया की कैपेबिलिटी थी कि जिससे उन्होंने 6-7 जहाज उनके मारे और गिराए, और इंडिया कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। चाइना जो है हमारी मदद वैसे बहुत करता रहा है, लेकिन जंग के दौरान हमने ही जवाब दिया अकेले तौर पे। अब इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के फिजाइया के भी और पाकिस्तान की आर्मी के भी और नेवी के भी एसेट्स को डाइल्यूट किया जाए, 2 फ्रंट के तौर पे एक जंग को किया जाए, ताकि तालिबान जो है वो मैक्सिमम तरीके से पाकिस्तान को एंगेज रखें, और वो भी जो है एक जिस तरह की जंग शुरू हुई थी और वो फिर उसका फायदा उठाए। तो सर वो तो लग रहा है जैसे वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। भारत की तीनों अफवाज की वसी मुश्तरका मशकें हो रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि राजीव गांधी के दौर में जिस बड़े पैमाने पर ये एक्सरसाइजेज हुई थी
कि पंजाब से सिंध तक के बॉर्डर तक ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और एक खबर के मुताबिक तो बॉर्डर एरिया में ड्रोन्स को भी नस्ब किया गया है। तो ऐसे हालात में हमारे पास फिजाई दफा और हवाई बालादस्ती बरकरार रखने के कौन से फौरी इकदाम होने चाहिए ताकि बॉर्डर एरिया में दुश्मनी की सूरत में रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जा सके? जी देखिए, ये बहुत प्रिकेरियस सी सिचुएशन है। अगर आपने जो पिछली भी जो जंग हुई थी, फिजाई जंग हुई थी, तो दोनों एयर फोर्सेस ने अपनी बॉर्डर के अंदर रहते हुए तकरीबन आप कह लें कि 50 से 100 किलोमीटर तक अंदर रहते हुए उन्होंने अहदाफ को निशाना बनाया था, अपने दूसरे एनिमी को टारगेटिंग की थी। तो वो चीज जो है किसी वक्त भी आप समझें कि हो सकती है। उसके लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा किसी भी तरफ से अगर वो एक्शन किया जाता है। और स्पेशली जो आने वाली एक्सरसाइज है, देखिए पहले एक्सरसाइजेस को आप जो है बहुत सीरियसली लेते थे हमेशा से। जब भी इंडिया एक्सरसाइज करता है या पाकिस्तान एक्सरसाइज करता है तो एक एलिमेंट ऑफ प्रेपरेशन दूसरी तरफ से जरूर होता है, कॉशन जरूर होता है और रेडीनेस जरूर होती है कि किसी किस्म की इवेंचुअलिटी में वो उसको रिप्लाई कर सके। और अब तो बहुत ज्यादा ये चीज सीरियस हो चुकी है और रिएक्शन टाइम कम हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम एक्शंस जो हुए हैं 2019 में भी और 2025 में भी वो एयर के थ्रू हुए हैं और एयरफोर्स ने किए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम इस एक्सरसाइज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान फिजाइया, और आने वाले दिनों में जब ये एक्सरसाइज इन्हें शुरू होना है तो जो नो फ्लाई जोन्स हैं उनको बहुत क्लोजली और बहुत केयरफुली मॉनिटर होने की जरूरत होगी। और डेफिनेटली पाक फिजाइया जो है वो एक 100% अलर्ट पे रहेगी, क्योंकि ये किसी तरह से भी किसी तरफ इस वक्त वेपन्स की जो रेंजेस हैं, चाहे वो हवा से हवा में मारने वाले हैं या हवा से जमीन में मारने वाले हैं, इतनी जरूर है कि अपने सरहदों के अंदर रहते हुए भी तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर अंदर रहते हुए आप उन अहदाफ को जो दुश्मन के 100 किलोमीटर अंदर हैं उनको निशाना बना सकते हैं, जो हमने देखा भी ऐसा हुआ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बड़ी एक सीरियस सिचुएशन होगी और इसको क्लोजली देखना पड़ेगा जरूर। और मेरा ख्याल में कोई भी मतलब एक कॉन्टिजेंसी वाला एलिमेंट हो सकता है। सर, अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग की जाने बढ़ता है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि तालिबान रजीम भी इस वक्त उनके साथ इत्तेहादी है, तो पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स पर बैक वक्त किस तरह मौसर अंदाज में जवाब दे सकता है, और क्या इसमें चीन की पसे पर्दा या बरह रास्त सपोर्ट हमारे साथ होगी? देखिए बिल्कुल होगी जी। देखिए अगर तो ये वो कहते हैं ना, इफ पुश कम्स टू शव, अगर तो ये कौमी सलामती का जब भी मामला होगा, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने की कोशिश की जाएगी, आपके ऊपर एग्रेशन किया जाएगा, तो एक न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान की, और इसका एहसास होना चाहिए दुश्मन को भी कि 25 करोड़ अवाम इधर गयूर अवाम मौजूद हैं। हमारी दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से फोर्सेस हैं जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों तरीके से जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो डेफिनेटली पहले तो मैं समझूंगा कि उनके लिए बेहतर यही है और मेच्योरिटी इसी में ही है कि ये दोबारा से ये एक्शन इस तरह से ना किया जाए, स्टेज मैनेज ड्रामा करके एकदम से जो है वो लड़ाई को शुरू ना किया जाए, और नुकसान जो है उनका भी उतना ही होगा, शायद ज्यादा ही हो। और अगर इंडिया किसी तरह की खाम ख्याली में है कि वो हमला करके पाकिस्तान को जो है वो एक किस्म का जवाब दे देगा या उसको जेर करने की कोशिश करेगा या उसको डिस्ट्रॉय या उसकी इंस्टॉलेशन को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और खुद स्क्रैच फ्री चला जाएगा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में। और उनकी इंस्टॉलेशंस भी हमारे निशाने पे हैं और इकोनॉमिक टारगेट्स बहुत सीरियस टारगेट्स हैं, जिससे उनको नुकसान होने के चांसेस हमसे ज्यादा है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ। तो मेरा ख्याल में वो इस तरह का एडवेंचर करने से पहले 100 दफा जरूर सोचेगा, लेकिन कुछ मालूम नहीं जिस तरह का माइंडसेट जिस तरह का वो जंगी जुनून पे सवार है। बिल्कुल सही। अब ये फ्रांस की जानिब से जो कतर और अमारात को राफेल तैयारे फरोख्त किए गए हैं, जिससे भारत में आग लगी हुई है, क्योंकि भारत उनको पाकिस्तानी और तुर्की पायलट्स की ट्रेनिंग के तनाजुर में देख रहा है कि राफेल टेक्नोलॉजी के हवाले से चीजें हमें मालूम हो जाएंगी। ये भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए भारत भी अमेरिका के साथ बहुत एक्सरसाइजेस करता रहा प्रीवियसली, और उसने जब से एक्सरसाइजेस शुरू की हैं उसका मेन जो था टारगेट वो यही था कि F-16 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है उनकी कैपेबिलिटी का पता किया जाए। और उसने बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस की जिसमें F-16 ने जो रेड फ्लैग्स थी और जो भी बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज में वो करते रहे, जिसमें अमेरिकन ने भी पार्टिसिपेट की, और अमेरिका में जाके भी इन्होंने की रेड फ्लैग एक्सरसाइज जहाँ पे F-16 ने पार्टिसिपेट किया। तो इनकी कोशिश रही कि वो उसकी कैपेबिलिटी का पता करें ताकि उसके खिलाफ जब लड़ना हो तो बेहतर तरीके से लड़ सके।
तो डेफिनेटली उनको भी तकलीफ जरूर होगी कि अगर कल को जो है ये राफेल जो है इंडोनेशिया के पास जाते हैं, या राफेल जो है किसी हद तक कतर के पास मौजूद हैं और उनके पास आते हैं, या वो कंट्रीज जो कि पाकिस्तान से के साथ एक मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम रखती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती रही हैं, उनके पास आती हैं, तो उनको इस बात का तो डेफिनेटली एक एलिमेंट ऑफ वो तो होगा कि पाकिस्तान जो है उस टेक्नोलॉजी को देखने की कोशिश करेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैयर्स हैं उनको देखने की कोशिश करेगा, उसके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स हैं और दूसरे वेपन्स हैं उनकी कैपेबिलिटी जानने में उसको पता चलेगी। और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको जानने से, यानी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी जितने भी वेपन्स और जो अंदर ईडब्ल्यू स्वीट्स होते हैं वो लगे हुए, उनको आप उनकी जान पहचान कर सकते हैं। तो तशवीश तो रहेगी भारत को इस चीज की, और वो इसको डेफिनेटली उस निगाह से देखते हैं, और मेरा ख्याल में उनकी कोशिश होगी कि वो एक्सरसाइजेस ना हो आने वाले दिनों में, या उन मुल्कों को वो चीजें ना मिले जो स्पेसिफिक इंडिया के लिए मौजूद है उनके राफेल्स में, और वो टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिविटी ना खराब हो। सर, गजा में मुमकिन है बैनुल-अक़वामी फोर्स में पाकिस्तानी दस्तों की शमूलियत से हमारी फौजी डिप्लोमेसी में क्या फवायद हो सकते हैं? क्योंकि टाइम्स ऑफ इसराइल ने तो इसे बड़ा तशवीश के साथ शाया किया है। आप समझते हैं कि पाक अफवाज के दस्ते अब बैतुल मुक़द्दस के भी मुहाफिज बन जाएंगे? जी, बैतुल मुक़द्दस की तो अगर आप देखें ना, तो 70s से लेकर आज तक काफी हद तक पाकिस्तान का एक अम्ब्रेला जरूर रहा है, मिलिट्री का, एक डिफेंस का, कि खुदा ना खास्ता कोई कॉन्टिजेंसी होती है, कोई ऐसा मामला आता है, तो पहले भी पाकिस्तानी फोर्सेस को बुलाया गया था जब एक दफा हमला हुआ था, और अब भी एक आप कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है सऊदीया के साथ कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे जो होली मॉस्क्स हैं और हरमैन शरीफैन हैं, उनको किसी तरह का अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसकी मदद जरूर करेगा, पाकिस्तान उनको कवर देगा, पाकिस्तान उसकी हिफाजत करेगा। ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और मेरा ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी है कि हमारे जो एक पिछले आर्मी चीफ हैं वो गए हुए हैं, जो राहील शरीफ साहब हैं, वो उधर का तकरीबन 30 ममालिक हैं जिनकी वो एक फौज की वो करते हैं, और जिसकी मेन रीजन यही है कि वो सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है उस लिहाज से। और अभी जो आने वाली खबरों में ये भी पता चला है कि गाजा में भी पाकिस्तान फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होंगी, तो अगर पीस क्रिएट हो सकता है उस जगह पे भी पाकिस्तान की प्रेजेंस की वजह से, तो पाकिस्तान फोर्सेस को यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करने की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल है, और पाकिस्तान कोई ऐसा कदम कभी भी नहीं लेगा जिससे मुसलमानों को या मुसलमान ममालिक को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की तरफ जरूर देखते हैं कि ये एक बेहतरीन और प्रोफेशनल किस्म की डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, और ये एक बेहतर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे सकते हैं और बहादुरी के साथ दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ चाहे वो सऊदी अरेबिया वाला मामला हो या गाजा वाला मामला हो, अगर पाकिस्तान को एंगेज किया जाता है तो मुझे इस में कोई इब्हाम नहीं है और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इन जगहों की हिफाजत तमाम और ममालिक से बेहतर तरीके से कर सकता है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड फिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।